तो बीजेपी की नैया केवल और केवल नरेंद्र मोदी की इमेज के सहारे ही पार लगती हुई दिख रही है। लोगों को मजाक की तरह लगेगा नहीं हो सकता, लेकिन कृपया ध्यान रखिए, नहीं हो सकता कहते कहते दिल्ली में 2 बार हो गया। अभी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो एक भी दिन गुजरात नहीं जा रहे, में नहीं है। सही बात है। एक भी दिन हिमाचल नहीं जा रहे हैं। तो आप जो मुख्य लड़ाई का मैदान है, अगर आप उसे टच नहीं कर रहे हैं, तो गुजरात में, केरल में लाखों की भीड़, माफ कीजिएगा, हो सकता है शामिल है। जो बंदा 3 चुनाव जीत चुका हो और रात को जाकर के दूसरे दिन 6 महीने के बाद वाले चुनाव में लग गया हो। देखिए, ये तो आप नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को पसंद करें ना पसंद करें, यू हेट देम, यू लव देम, यू कैन नॉट इग्नोर देम। नमस्कार, एबीपी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। तो 2022 की विदाई चुनावों के हिसाब से होने वाली है हिमाचल और गुजरात से, और उसी को लेकर आपने अपने चैनल एबीपी न्यूज पर ओपिनियन पोल, सर्वे के आंकड़े तो देख लिए। इस वक्त हमारे साथ सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी मौजूद हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल तो ये सर कि चाहे हिमाचल चुनाव हो या फिर गुजरात चुनाव, दोनों ही राज्यों में बीजेपी की वापसी, कुल मिलाकर ये इफेक्ट नमो नमो। बिल्कुल रोमाना, ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल तो बीजेपी की नैया केवल और केवल नरेंद्र मोदी की इमेज के सहारे ही पार लगती हुई दिख रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग तो ट्रैकर करते हैं रोमाना, कोई एक बार का ओपिनियन पोल नहीं है, एबीपी सी वोटर का रोजाना की एक्टिविटी है। और एक बार भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई ब्लिप इन द रडार होता है ना, कि कुछ ये आंकड़े कभी किसी एक दिन कुछ पलट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कुछ समय बीच में, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय ऐसा जरूर लगा था कि रेटिंग्स थोड़ी सी डिप हुई थी, लेकिन वापस नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग्स वहां पे हैं। और एक बात बहुत क्लियर, जब आपने बोला शुरुआत में नमो, तो उसमें ये बात दर्शकों को भी बहुत साफ हमें बतानी है कि मसलन उत्तराखंड के चुनाव में आपने देखा था, बीजेपी के सरकार की वहां पे कोई रेटिंग अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट मुख्यमंत्री की रेटिंग्स इतनी खराब थी कि हमने तो एक तरह से बताया था कि हो सकता है कि वो अपना चुनाव हार जाए, और देखिए चुनाव हार भी गए। बिल्कुल। तो उसके बावजूद लोगों ने अगर वोट दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं समस्या केवल इस बात की नहीं है कि कांग्रेस को अपनी सिरफुट अव्वल है और अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात शायद जो जो अब समझने की है कि बीजेपी के सारे डेफिसिट प्रधानमंत्री की इमेज के साथ में वो ढांपने में कामयाब हो जाते हैं। तो अन्यथा उत्तराखंड वाला जो चुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट्स को देखने का और कोई नजरिया नहीं हो सकता था उस तरीके से, इस तरीके के आंकड़े थे। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात में हमने देखा जिस तरीके का प्रयोग गुजरात में बीजेपी की तरफ से किया गया, न सिर्फ सीएम बल्कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदला बीजेपी ने, और सब नए चेहरे जिनको जगह दी गई। और यहां पर हम देख रहे हैं जो सर्वे आया, इसमें मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट टू बी नेक्स्ट सीएम ऑफ गुजरात, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर भूपेंद्र पटेल जो है वो बाजी मारते हुए नजर आ रहे, क्योंकि वो संगठन की क्षमता है। आप एक बड़ी अजीब सी चीज देखिए कि जब आप मुख्यमंत्री से कितने आप नाराज हैं या खुश हैं, आप ये सवाल पूछेंगे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत इमेज आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगी। आपको लगेगा कि यार ये तो नरेंद्र मोदी की रेटिंग गुजरात में है 60 से 70% के बीच में, और मुख्यमंत्री की रेटिंग है 30% के रेंज में, और जबकि बीजेपी के वोट लगभग 50% छू रहे हैं। इसका मतलब बीजेपी के वोट से ज्यादा नरेंद्र मोदी पॉपुलर है और बीजेपी के वोट से सीएम कम पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं देखिए डेफिसिट है। यही एक समस्या बीजेपी की रही है कि बीजेपी को, जिसे डबल इंजन की सरकार आप बार बार कहते हैं, उस डबल इंजन की सरकार में दरअसल एक इंजन प्रधानमंत्री का तो सामने की ओर खींच रहा होता है, दूसरा बीजेपी का जो इंजन है मुख्यमंत्री के नाम का, अधिकांश उनके इंजन दरअसल उल्टी डायरेक्शन में, गार्ड की तरफ उल्टी दिशा में खींच रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपनी इमेज से न केवल बीजेपी को खींचते हैं, अपने अलोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को भी खींचते हैं। और ये इसलिए भी आपको ताजुब नहीं होगा ज्यादा देखना कि अभी आपने मुख्यमंत्रियों के नामों की जब देखा, तो उसमें बीजेपी के जो बाकी नाम हैं, 3-4 भी और नाम जो आते हैं, उन सब की रेटिंग भी 4-5, 3-4-5 ऐसे परसेंट में आती है। और आप जब उन नामों को जोड़ देंगी, तब आपको लगेगा कि वो सब 50% के आसपास आ जाते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट एवर द बीजेपी सपोर्ट बेस इन गुजरात इज। तो वो समझ में आता है, लेकिन कोई गुजरात के मुख्यमंत्री बहुत पॉपुलर हैं रोमाना, ऐसा कतई नहीं।
हमें इस बात की गलतफहमी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ठीक है सर, एक सवाल और, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक थर्ड फोर्स के तौर पर आम आदमी पार्टी, चाहे हिमाचल हो या गुजरात हो, इसको लेकर दावे बहुत बड़े बड़े कर रही है। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की हो रही है कि जो आंकड़े आए हैं ओपिनियन पोल में, उसमें भले ही गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वोट परसेंटेज तो फिर भी उसके खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो सीट के तौर पर उस रूप में बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और हिमाचल प्रदेश में भी कोई करिश्मा खास आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही। हिमाचल में तो देखिए उनका ट्रैक्शन 10% से अभी नीचे दिख रहा है, और ये काफी हद तक उत्तराखंड के जैसा है। उत्तराखंड में एक बार उनका ट्रैक्शन 15% के ऊपर हमारे ट्रैकर में पहुंचा था, और फिर जब घटना शुरू हुआ तब भी हमारे ट्रैकर ने बताया, क्योंकि शायद उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वाले नाम और बाकी वो उतना ट्रैक्शन नहीं गेन कर पा रहे थे पब्लिक के बीच में। हिमाचल भी लगभग उसी गति की ओर जा रहा है। लेकिन गुजरात में अरविंद केजरीवाल खुद कूदे हुए, देखिए एक बड़ा अंतर है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल खुद कूदे थे तो उसका आपको असर दिख रहा था, और पंजाब में सरकार भी बनी। गुजरात में इस बात का तो श्रेय देना पड़ेगा कि जिस पार्टी को लगभग 0 वोट मिले हों पिछले चुनाव में, दरअसल 0.5% भी पूरे वोट नहीं पड़े थे, आप कहें 0 ही, उसको कहेंगे कंप्यूटर में राउंड ऑफ करके वो 0 आता है जी। उस पार्टी को एक बाइपोलर कंटेस्ट में, जहां पर कांग्रेस का एक मजबूत राज्य रहा है बीजेपी के आमने सामने, और किसी तीसरी पार्टी की जहां कोई गुंजाइश नहीं कभी रही, वहां पर 17% से ज्यादा वोट शेयर के आसपास ट्रैक्शन खींच लेना, ये छोटी बात गवाना नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उस 17% के साथ में अभी भी सीट शेयर उनका मुझे लगभग 0 दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि भाई इतने वोट पे कुछ सीटें तो आएंगी, तो मैथमेटिकली अगर मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ इस वोट पे कम से कम 6-7 सीट आनी चाहिए, लेकिन रोमाना अगर आप बोलेंगे कि वो 6-7 सीट कौन सी, तो सच्चाई ये है कि मैं एक भी सीट आपको नहीं बता पाऊंगा कि वो सीट कौन सी है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि उनका जो ट्रैक्शन गुजरात में बढ़ रहा है वो किसी पर्टिकुलर एरिया या उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। मसलन आपको याद होगा उन्होंने सूरत म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन में बड़ी तादाद में सीट जीती, तो वो पास का एक अंतर था, पास के कैंडिडेट्स का मिलना, उनको पटेल आंदोलन का लाभ मिला। फिर उन्होंने बड़ी तादाद में वोट घसीटे गांधीनगर लोग के म्युनिसिपैलिटी में, जबकि गांधीनगर आपको पता है कि लोकसभा एरिया गृह मंत्री अमित शाह जी का है, उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी जी का रहा। तो आई मीन ये वो एरिया है जहां अहमदाबाद से लगा हुआ, जिसमें उनका एकदम से वोट शेयर बढ़ना एक इंडिकेटर था कि देखिए वोट शेयर वो अपना बढ़ा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अक्रॉस गुजरात, खासतौर पे अर्बन सीट्स पर उनका एक ट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो ट्रैक्शन अभी जिसे कहें कि वो 25% वाला एक थ्रेशोल्ड होता है, जिसको क्रॉस करने के बाद में आपको एकदम से सीटें वास्तव में मिलनी शुरू होती हैं, उस ट्रैक्शन के नीचे है थोड़ा। ये अब आने वाले जो 8-10 हफ्ते हैं चुनाव के पहले जो भी हैं, वो बड़े क्रिटिकल होंगे रोमाना, क्योंकि अगर ये तरीके से प्रचार करके हमारे ट्रैकर में अगर आया कि इनका नंबर लगातार बढ़ रहा है, तो चुनाव आते आते तक हो सकता है कि वो बहुत गंभीर चुनौती बीजेपी को नहीं जी कांग्रेस को देने में कामयाब हो। ये मेरा अगला सवाल था सर, कि अभी तक आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है, या आगे अगर ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ता है तो वो किसकी कॉस्ट पर बढ़ेगा? उसका जवाब आपने दिया कि वो कांग्रेस की कॉस्ट पर बढ़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर गुजरात में आने वाले समय में अगर ये ग्राफ इसी तरीके से बढ़ेगा तो वो लड़ाई जो अरविंद केजरीवाल बार बार दम भर रहे हैं, वो गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल हो सकती है, आप ये कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को गुजरात में जो वोट मिल रहे हैं, हमारा ट्रैकर ये बता रहा है अगर 100 वोट उनको मिल रहे हैं तो 100 में से करीबन 80 वोट कांग्रेस के खाते से आ रहे हैं और 20 वोट भाजपा के खाते से। ठीक है, तो ये इसमें अब क्या है ना, 80-20 के स्प्लिट में कोई ग्रे एरिया नहीं रह जाता कि आखिर अरविंद केजरीवाल नुकसान किसको पहुंचा रहे जी। ठीक है, दूसरी चीज अपने दर्शकों को ये समझानी बहुत जरूरी है रोमाना, कि पिछले चुनाव में जब कांग्रेस लगभग 77 सीट पे पहुंच गई और माना गया, बड़ी तालियां बजी कि बड़ी जबरदस्त कांग्रेस ने दे दी, और लगभग 10 सीट और आ जाती तो मामला ही पलट जाता। लेकिन दर्शकों को यह भी बताना हमारा फर्ज है कि वो जबरदस्त लड़ाई जिसे हम कहते हैं, उसके बावजूद भी, या बीजेपी बड़ी कमजोर पड़ गई जिसे हम कहते हैं, उसके कमजोर पड़ने के बावजूद भी वोटों में बीजेपी को 10% का गैप था। यानी जिसे बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस हम मान रहे हैं 25 सालों का पास जो हुआ था, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर का गया तब भी 10%। अब क्या हो रहा है, अब अगर आम आदमी पार्टी
10% वोट भी कांग्रेस की ओर खा रही है, तो ये वोट शेयर का गैप 10% से बढ़ के 20% हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस समय गुजरात में बीजेपी से नहीं है, उसकी लड़ाई है कांग्रेस से। उसको कांग्रेस को पीछे ढकेल करके अपने को मेन अपोजिशन पार्टी की तरह से वहां एस्टेब्लिश करना है, जैसा कि उसने पंजाब में आज से 5 साल पहले किया। बिल्कुल, कि हम मेन अपोजिशन पार्टी बनेंगे और उसके बाद। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हिमाचल हो या गुजरात हो, ऐसे में ये जो चुनाव है ये न सिर्फ बीजेपी बल्कि ऑपोजिशन को लेकर भी जो एक नेशनल नैरेटिव रहने वाला है वो इन चुनाव से तय होगा सर। मेरे ख्याल से इसका असर पड़ेगा। माना जो भी आप कहना चाहें, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत लोग बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि ये तो कैपेसिटी ही नहीं है। जब हमने पंजाब में उनके लिए नंबर्स बताने शुरू किए थे, आपको याद है कि हमको कितना ज्यादा सोशल मीडिया में बाकी सब में ट्रोल भी किया जाता था, नहीं हो सकता। और हम लगातार कह रहे थे कि देखिए ये हम बड़ा कंजर्वेटिव नंबर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को पंजाब में, क्योंकि इसके ऊपर ये कहां जाके रुकेंगे मुझे इसका आइडिया नहीं। बिल्कुल। तो कई बार होता है कि आप बढ़ती हुई ताकत को, जिसका पहला चुनाव होता है, आप उसे ठीक से नाप नहीं पाते रोमाना, क्योंकि सर्वे के साइंस में किसी पार्टी का पिछले चुनाव का अगर बेस होता है तो नए सर्वे के आधार पर हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि पिछली बार ये था। जब शून्य होता है तो शून्य से नापना कठिन हो जाता है कि बेस क्या है। अभी फिलहाल गुजरात में चूंकि आम आदमी पार्टी शून्य के धरातल पे रही है, इसलिए उसके बेस में कितना ज्यादा इजाफा हो पा रहा है ये लोगों को मजाक की तरह लगेगा, नहीं हो सकता। लेकिन कृपया ध्यान रखिए, नहीं हो सकता कहते कहते दिल्ली में 2 बार हो गया, नहीं हो सकता है कहते कहते पंजाब में 1.5 बार हो गया। मैं 1.5 बार इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार वो सत्ता में नहीं आ पाए थे और इस बार जब आए तो वो बहुत तेजी से आए। तो आम आदमी पार्टी का वोट जो है रोमाना, वो दरअसल एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक विरोध वोट है। मतलब आप कह लें जिसका किसी पार्टी के पक्ष से कोई लेना देना चाहे ना हो, लेकिन एक तरीके का प्रोटेस्ट वोट जरूर होता है कि मुझे ये किसी का नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, ये भी नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो हम प्रोटेस्ट में झाड़ू दबा के आ गए। तो ये प्रोटेस्ट वोट का ट्रैक्शन अभी 16-17%, 17.5% दिख रहा है। क्या ये अब इतना बढ़ेगा? ये कांग्रेस को भी एक्लिप्स कर सकता है, ये हमें आने वाले हफ्तों में देखना पड़ेगा। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, फिलहाल तो देखने में ये लग रहा है रोमाना कि इस समय आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से बीजेपी को लाभ होने वाला है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। चाहे वो अपने हिमाचल प्रदेश की मसला हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी जो अगर उनके वोट हैं, आप अगर वो अपोजिशन वोट माने, उनके वोटों को आप कांग्रेस के वोटों में शामिल कर दें तो आप पाएंगे मुकाबला बराबरी का हो। ये इंटरेस्टिंग है समझना। तो ये आम आदमी पार्टी बीजेपी को फिलहाल ये लाभ पहुंचाती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी इससे बहुत ज्यादा बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि एक बार जब वो घुस जाते हैं तो आज सिर के बल बीजेपी दिल्ली प्रदेश में खड़ी है, लेकिन आज देख पा रही है कि आप वो उनकी सरकार के खिलाफ भी ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है, अरविंद केजरीवाल के पास में ऊपर भी नहीं, यहाँ तक कि इतने बड़े सीबीआई के केस और वो शराब लिकर घोटाले वाले में सारी चीजें हो गई, तभी भी उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग की दिल्ली में कोई कमी नहीं आ रही। और हमने ये सवाल पूछा भी है, गुजरात में पूछा है क्या कि दिल्ली में शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी की छवि को कुछ असर पड़ेगा, तो जबकि नया राज्य है तभी भी वहां बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि नहीं, उससे उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ केवल एक है रोमाना कि जो लोग वहां पे वोट दे रहे हैं वो दरअसल एक तरीके का प्रोटेस्ट वोट दर्ज कर रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट वोट को एक्चुअल वोट में तब्दील करने के लिए आम आदमी पार्टी को एक चेहरा चाहिए, चेहरा और बिना चेहरे के, जी बिना चेहरा, पहला चेहरा फिर संगठन, संगठन के बगैर तो वोट फिर भी पड़ जाएगा, मानिए एक बार प्रोटेस्ट पड़ गया, लेकिन बिना चेहरे के, जैसे हमने देखा था पंजाब में भी, आपको याद होगा ट्रैकर में, जब तक उन्होंने भगवंत मान का नाम घोषित नहीं किया था तब तक मामला दाएं बाएं हिल रहा था, और जैसे ही उन्होंने नाम घोषित किया आपने देखा भगवंत मान की रेटिंग बिल्कुल रॉकेट की तरह से आग लगा के ऊपर की ओर गई। बिल्कुल। तो नाम ना होना ये मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक हैंडीकैप रहेगा, जबकि आप मुख्यमंत्रियों की पसंद में आप देखिए, गुमनाम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, गुमनाम जिसके लिए कोई नाम नहीं है, तो भी वो 15% के आसपास रेटिंग आ रही है।
ये कोई छोटी बात नहीं। इसका मतलब अगर आज आप कोई एक अच्छा नाम दें तो उसको आम आदमी पार्टी के समर्थकों का या जो भी सहानुभूति है, जो भी कहना चाहें, वो करीब 10 से 15% का ट्रैक्शन आज भी मिल सकता है। अब ये विनेबिलिटी अलग चीज है, ये पूरी संभावना, और हमारे सर्वे में साफ दिख रहा है। हमने तो अभी 0 से सीटें दी है कि आप हमसे बोले कि 1 सीट बता दीजिए, मैं नहीं बता सकता। सच्चाई है, सही, कोई नहीं पिन पॉइंट कर सकता कि वो 1 सीट कौन सी जो आम आदमी पार्टी जीतेगी। लेकिन हाँ, मैं आपको आज की तारीख में लिस्ट दे सकता हूँ 40 सीटों की जहां पे वो कांग्रेस को हरा देंगे, ये गारंटी है। सही। सर, एक सवाल मेरा ये है कि ये दोनों ही राज्य, चाहे हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, यहाँ पर चुनाव पर असर डालने वाले सबसे बड़े मुद्दों के तौर पर कौन से मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, और एज एन ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कौन उन मुद्दों को ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के बीच ले जाती हुई आपको नजर आ रही है? मेरे ख्याल से 2 मुद्दे सबसे बड़े जो उभर के आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के, और ये राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे ट्रैकर में रोमाना हम लोग बात कर चुके हैं जी। लगभग रोज हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और कई महीनों से अब पहले अनएम्प्लॉयमेंट था, बीच में बड़ी तादाद में इन्फ्लेशन का नाम आया, लोगों ने महंगाई का नाम लिया। तो महंगाई और बेरोजगारी दरअसल ये दोनों ही बहुत बड़े मुद्दे हैं पब्लिक के बीच में, बशर्ते अगर अपोजिशन इस स्थिति में हो कि उसको भुना सके। अगर आप कैंपेन में देखेंगे तो कैंपेन में शायद अरविंद केजरीवाल इस चीज के ऊपर जा के बार बार हिट भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है उनके ट्रैक्शन का कारण। कांग्रेस का कैंपेन अभी तक समहाउ चढ़ता हुआ दिख नहीं रहा, ना हिमाचल में न गुजरात में। हिमाचल में तो जैसा कि आप जानती हैं कि उनके कई सारे बड़े नेता, 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो गुटबाजी जो है वो हिमाचल की भी लगभग उसी तरीके की दिख रही है जैसी उत्तराखंड में उनकी थी। और रही बात गुजरात की, गुजरात कांग्रेस के जैसे लगता है कि एजेंडे में ही नहीं आ रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, फाइट को गिव अप कर देना, मैदान छोड़ देना, ऐसी स्थिति थोड़ी लग रही है। मैं माफी चाहूंगा ये कहने के लिए, लेकिन ये स्थिति इसलिए भी लग रही है क्योंकि अगर आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स देखें रोमाना, इस समय सबसे बड़ा उनके लिए जो मुद्दा है या जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उनका हौसला बढ़ा हुआ है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है जी, जिसके ऊपर सारा कांग्रेस का कार्यक्रम दारोमदार टुका है। अब इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा में वो एक भी दिन गुजरात नहीं जा रहे, नहीं है, सही बात है, एक भी दिन हिमाचल नहीं जा रहे हैं। तो आप जो मुख्य लड़ाई का मैदान है अगर आप उसे टच नहीं कर रहे हैं तो गुजरात में, केरल में लाखों की भीड़, माफ कीजिएगा, हो सकता है शामिल है, उससे आपके रेटिंग, हमारे ही ट्रैकर में आ रहा है कि गुजरात में, आपके केरल में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में राहुल जी की लोकप्रियता की रेटिंग बढ़ी है, लेकिन वो जो रेटिंग बढ़ी है वो गुजरात का वोटर नहीं है। एब्सोल्युटली। आपके केरल में रेटिंग बढ़ने से आपके गुजरात में वोट नहीं बढ़ रहे हैं। गुजरात में रोमाना रेटिंग उसकी बढ़ेगी जो गुजरात में जाके प्रचार कर रहा है, और फिलहाल गुजरात में भाजपा के अगेंस्ट में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं। तो जो प्रचार करेगा उसकी रेटिंग बढ़ेगी। आप जहां प्रचार कर रहे हैं वहां आपकी भी रेटिंग बढ़ रही है, लेकिन अगर आप गुजरात जा नहीं रहे हैं तो इसके लिए आप गुजरात के मतदाताओं को दोष नहीं दे सकते। सर, गुजरात की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, गुजरात मॉडल जो बीजेपी का अभी का जो नेतृत्व है वो इसी गुजरात मॉडल के जरिए ही उसने जो नेशनल में जगह है वो बनाई है। सवाल ये कि एक गुजरात मॉडल और साथ ही साथ गुजरात जिस तरीके से बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा, क्या 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वो हिंदुत्व का मुद्दा आपको लगता है उस रूप में यहाँ चुनावी चर्चाओं में आएगा अब, जबकि मेन मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं, बल्कि बीजेपी को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक नई तरीके की राजनीति करते हुए और घेरते हुए नजर आ रही है? देखिए, गुजरात के चुनाव में अगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंदुत्व का मुद्दा अब मुद्दा नहीं है तो लोग इससे गलत अर्थ निकालेंगे, समझेंगे कि एज इफ हिंदुत्व वाला मुद्दा वहां खत्म हो गया। ठीक है, मैं तब भी ये लाइन बोलूंगा, लेकिन उसका कारण दूसरा है। गुजरात के चुनाव में अब हिंदुत्व का मुद्दा इसलिए नहीं है रोमाना क्योंकि वहां पे हर पार्टी को हिंदुत्व पे बैटिंग करना अनिवार्य हो गया। आज की तारीख में कांग्रेस भी पिछले 10 साल से आप देखिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ही पिच पे बैटिंग कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी जो जा रहे हैं वहां पे वो हिंदुत्व के प्लैंक को एक जगह पे भी हिलाते डुलाते या उसको चोट पहुंचाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। तो आज की तारीख में गुजरात के चुनाव का इंटीग्रल हिस्सा वो इतना बन गया है कि सारी पार्टियां अब उसी लाइन पे हैं, सिवाय
मेरे ख्याल से असदुद्दीन ओवैसी जी तो अगर सर चुनाव लेट मी लड़ेंगे, रिफ्रेज माय क्वेश्चन, क्या वो हिंदुत्व का मुद्दा अभी भी बीजेपी को एज दिलाने की कुव्वत रखता है गुजरात चुनाव में, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं अब सभी पार्टीज जो हैं उसी पिच पर आ गई? नहीं, मेरा अभी मानना है कि उनका अपनी जो एक्चुअल पिच बीजेपी की गुजरात में है वो हिंदुत्व की ही है। ओके। और वो शायद उतनी एग्रेसिव हिंदुत्व की भले ही ना अब लगे आपको, लेकिन वो सटल और सेटल्ड हिंदुत्व की। इसमें वो ये एक जो एवरेज हिंदुत्व वाला मतदाता है वो मान के चल रहा है कि हमारी डिफॉल्ट पार्टी इस मुद्दे के ऊपर बीजेपी है, अनलेस कि उसको कोई और ऐसा पार्टी आकर के उसको डिसलॉज करने की कोशिश करे। जो समस्या वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे के बावजूद बीजेपी को आ रही है या आ सकती है, वो दरअसल रोमाना ये है कि गुजरात भारत का वो राज्य है जहां सबसे लंबे समय से भाजपा की सरकार चल रही। नंबर एक बात जी। आज 70% गुजरात का जो इलेक्टोरेट है उसने कांग्रेस की सरकार देखी ही नहीं है जी। या याद ही नहीं है। तो उसके पास में अगर ये कंपैरिजन करने के लिए चुनाव प्रचार में बोलेंगे कि देखिए कांग्रेस से हम ऐसे बेहतर हैं, तो 70% इलेक्टोरेट को ये याद ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार कैसी थी। आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? तो जो देखा वो आपको देखा, जो कंपैरिजन है वो आपसे है। और याद रखिए वो कंपैरिजन भी नरेंद्र मोदी एज ए मुख्यमंत्री से, जो उसने देखा है बार बहुत हाई है। बिल्कुल सही बात, बार बहुत हाई है। तो बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए उस बार को छूना लगभग असंभव है। मैं पूरी तरह असंभव तो नहीं कहूंगा, उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन लगभग असंभव है। और दूसरी बात उसमें यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन होती है, उस एंटी इनकम्बेंसी के सेट करते समय जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का प्लान रोमाना बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट लिव्ड इसलिए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमेशा आगे की ओर आगे बढ़ती हैं। सही। पगडंडी बनती है तो कच्ची सड़क की उम्मीद होती है, कच्ची सड़क से थोड़ी पक्की सड़क की होती है, पक्की सड़क से कंक्रीट की होती है, कंक्रीट से फिर हाईवे और एक्सप्रेसवे। और तो आप जैसे जैसे डेवलपमेंट को डिलीवर करते जाते हैं, लोगों की मिनिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट से जो अपेक्षाएं हैं वो भी एक लेवल ऊपर होती जाती है, जिसमें बुराई कुछ नहीं है। आप अगर वैसे बोलेंगे तो गुजरात की सड़कों को आप कंपेयर करेंगे देश की बाकी किसी भी राज्य की सड़कों से, तो हमेशा से बहुत अच्छे तरीके से रही। और गुजरात में शायद महंगाई और बेरोजगारी वैसा मुद्दा बोलने पे भी न बन पाए, क्योंकि गुजरात एक समृद्ध राज्य है जी रोमाना। बिल्कुल। वैसी गरीबी नहीं है गुजरात में जैसे यूपी और बिहार में है। दूसरी बात, वैसा एंटरप्रेन्योरशिप है गुजरात में जो यूपी बिहार और बाकी नॉर्थ के राज्यों में नहीं है। मतलब लोग नौकरी के बजाय अपना काम, अपना धंधा, अपने हाथ पैर से रोजगार इकट्ठा करना, एक नेचुरल एंटरप्रेन्योरशिप गुजराती में और राजस्थानी में, जैसे हम जानते हैं, या पंजाब के लोगों में होती है जी। तो उस कारण से ये मुद्दे भी शायद उस तरीके से काम ना करें। लेकिन बीजेपी के सामने समस्या ये है कि अपने ही मुख्यमंत्री को, जो उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने थोड़ा भी आसपास कैसे लाके उतना काम करें, और वो कंपैरिजन दिक्कत है। दूसरा, 70% मतदाताओं को कांग्रेस के राज की याद नहीं है। और तीसरा, डेवलपमेंट के पैरामीटर पे अब अपने ही डेवलपमेंट से और बेहतर करना, ये कठिनाई भी हो सकती है किसी भी सरकार। सर बीजेपी के सामने पिछली बार अगर बात की जाए 2017 के अंदर, तो एक तो वो पटेल आंदोलन, उसके बाद वो 3 लड़के गुजरात के, वो कांग्रेस में जो पिछली बार थे, इस बार तो उनमें से 2 लड़के वैसे ही बीजेपी के साथ चले गए। पटेल आंदोलन की धार जो है उसको बीजेपी पहले ही कुंद कर चुकी है। और साथ ही क्योंकि आदिवासी जो अभी तक पारंपरिक तौर पर वोटर कांग्रेस का माना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी को बीजेपी की तरफ से चुना गया और उनको जो सम्मानित किया गया, उसके बाद बीजेपी ने गुजरात के अंदर ये जितनी कमियां आप गिना रहे थे, और खासतौर से क्योंकि बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर सीएम वहां पर एक सेट किया हुआ है, तो उसको मैच करने में जो दिक्कतें हो सकती थी, उनको कहीं ना कहीं भरपाई करने की एक कोशिश नजर आ रही। रोमाना, अगर आपको याद होगा, जिस दिन हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के नतीजों पे चर्चा कर रहे थे जी, दूसरे दिन जब नतीजे आ गए, सारा दिन भर रिजल्ट एनालिसिस हो गया, दूसरे दिन सवेरे 8 या 9 बजे के जो लाइव फीड आ रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में रैली की थी। सही, ठीक है जी। जो बंदा 3 चुनाव जीत चुका हो और रात को जाकर के दूसरे दिन 6 महीने के बाद वाले चुनाव में लग गया हो,
देखिए, ये तो आप नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी को पसंद करें ना पसंद करें, यू हेट देम यू लव देम, यू कैन नॉट इग्नोर देम एंड यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि ये 24/7 पॉलिटिशियन है और मेहनती पॉलिटिशियन। ये अपने को झोंक देते हैं। अब उस झोंकने में जो झोंकेगा खुद को, उसको नतीजे में मिलेंगे रोहन। बिल्कुल, हमें ये तो साधारण सी बात है, परिश्रम जो करेगा वो मिलेंगे। और कितने तरीके से आप देख रही हैं कि पिछले चुनाव में जो बीजेपी को झटका लगा, झटका शब्द प्रयोग इसलिए करूंगा क्योंकि उनको वास्तव में झटका लगा था, 100 के से नीचे कम रह गए थे, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए एक बड़ा झटका था। उसको उन्होंने किस तरीके से कवर किया है, साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। 3 लड़कों में से 2 लड़के आपने बोला ऑलरेडी उधर जाके बैठे हैं। बाय द वे, दर्शकों को ये बता दें कि हमने ये पूछा कि क्या जो पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल थे, उनके बीजेपी में आने से कोई बीजेपी को फायदा होगा? बड़ी तादाद में लोगों ने कहा कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन नैरेटिव उस चीज का जो होता है कि भाई ये भी तो नहीं रहा, वो भी तो नहीं रहा। फिर उसके बाद में जितने एमएलए गए उनके खेमे से निकल के, बड़े नेता जिस तरीके से गए, और रही सही कसर जो है वो मेरे ख्याल से इन लोगों ने उस चीज में निकाल दी है कि जो कैटेगरीज हमको वोट नहीं करती उनमें हम कैसे मेहनत। एक उस तरीके का एक ये तरीका जो बीजेपी के काम करने का है, ये इलेक्शन एनालिस्ट के लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय आदिवासी मतदाताओं के बीच में वो लोग जिस तरीके से लगे हैं, काम कर रहे हैं, तो दक्षिणी गुजरात और सेंट्रल गुजरात की भी दक्षिण से लगी हुई, या आप कहें सेंट्रल गुजरात की मध्य प्रदेश की सीमा के साथ में जो लगी हुई बेल्ट है, जिसे हम भील बिलाल पटियाल वाली बेल्ट कहते हैं, जो जिसके मध्य प्रदेश की साइड में आपको पंचमहल वगैरह मिलेगी। इससे इधर की सटी हुई जो गुजरात की बेल्ट है वो वही बेल्ट है, वो दक्षिणी राजस्थान से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। बिल्कुल। उस पूरे इलाके में जिस तरीके का काम इन लोग ने किया है, और खासतौर पे एक्चुअली उनको फायदा दरअसल संघ के काम का भी मिलता रहा उस चीज में, क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं। और द्रौपदी मुर्मू की कैंडिडेसी, ये लोग कहते हैं कि भाई इतना सिंबोलिज्म काम नहीं करता। अब इतना सिंबोलिज्म काम नहीं करता, ये भी वही लोग कहते हैं जो इस बात का भी अभी मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि देखिए खड़गे जी के बनने के बाद में दलित वोट सारे चले जाएंगे कांग्रेस को। तो भाई सिंबोलिज्म एक जगह काम नहीं करता और एक जगह करता, ऐसा नहीं, या तो दोनों जगह नहीं करेगा या दोनों जगह काम करेगा। एनालिसिस का पैरामीटर एक ही रखिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है जितनी मेहनत ये लोग उन वोटर्स को लाने में कर रहे हैं जो इनके परंपरागत वोटर्स नहीं है, और उसका एक मैं उदाहरण दरअसल आपको दूसरे राज्य से देना चाहूंगा जी। आपको याद होगा, दर्शकों बल्कि याद दिला दीजिए, एक बायपोल बहुत छोटा सा मध्य प्रदेश में हुआ था अभी कुछ महीने पहले की बात, और बायपोल वो ऐसा हुआ था जिस सीट के ऊपर कई दशकों से बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, और वो पूरी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सुरक्षित सीट, और उस बायपोल को बीजेपी ने मतलब दशकों के बाद में उनके हिस्से में वो सीट आई, शायद कभी पहले जीती ही ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो वो आपको एक इशारा करता है कि अगला जो मेहनत कर रहा है, नहीं जो चीज मिल रही उसको पाने के लिए, और आप अगर इसकी भी मेहनत नहीं कर रहे हो कि जो हमारी है उसको रोकने के लिए, तो इस बीच में तीसरा व्यक्ति एक और आ गया है। बिल्कुल, गुजरात का चुनाव बाइपोलर नहीं रह गया है। एबीपी सी वोटर के ट्रैकर से ये बात हम आज की तारीख में लिखित रूप से आपको दे रहे हैं, कह सकते हैं, ये बाइपोलर कतई नहीं रह गया है। अरविंद केजरीवाल घुस गए हैं, उनका ट्रैक्शन बढ़ रहा है, और आने वाले इसमें कितना बढ़ेगा ये हम देखेंगे। या तो ये बढ़ेगा या फिर आपके उत्तराखंड की तरफ फिजल आउट हो जाएगा। मतलब उत्तराखंड में जैसे उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए और पंजाब में सारी ताकत लगाई, उत्तराखंड में ज्यादा ताकत नहीं लगाई। तो याद होगा आपको रोमाना कि एक समय हमारे ट्रैकर में 15-16% तक आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पहुंची थी, फिर ट्रैकर में घटते 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 5-6% तक वापस, जिसे पुनर्मुष्को भव कहते हैं। तो ये ट्रैक्शन अब यहाँ से 17 से 25-26% तक जाता है, या घट के वापस 6-7% पे आता है। कहानी पूरे उसकी जो समझने की ये कैंपेन में वो ये है।
ठीक है सर, तो ये आपने बड़ी बात कह दी है कि गुजरात को लेकर बहुत क्लियर रखिए अपने दिमाग के अंदर कि यहाँ पर आर पार की लड़ाई नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में फिलहाल नजर आ रहा है। और चलते चलते समअप आप किस तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो ये सिलसिला शुरू हो गया है, एबीपी न्यूज पर आगे हम दर्शकों को और इसी तरीके के आंकड़े दिखाते रहेंगे जिससे चुनावी मिजाज और मूड वो जनता का समझते रहे इन दोनों राज्यों में। फिलहाल ये जो आज का हमने ओपिनियन पोल दिखाया है, इसको लेकर बड़ा टेक अवे या समअप आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ा टेक अवे ये है कि बीजेपी की सरकारें सब कुछ बम बम चल रही हैं और बड़ी पॉपुलर हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी के मुख्यमंत्री सारे बड़े पॉपुलर हैं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, ये बहुत बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के केस में हम देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री खुद चुनाव भी हार जाते हैं, उसके बाद में भी लोग प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दे करके बीजेपी को जिताए। तो एक तो फैक्टर ये कि मोदी की लोकप्रियता शायद बीजेपी और उनके बाकी सीएम सबके ऊपर से भारी है, और वही उनकी सबसे ज्यादा प्राण रक्षक जिसे आप कहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल। दूसरा, क्योंकि कांग्रेस इन राज्यों पे लगी नहीं रही है और राहुल गांधी जी की यात्रा के फोकस में भी ये राज्य नहीं है, इस नाते भी कांग्रेस कंट्रास्ट में नहीं आ रही जी। और उसके कारण एक ओपनिंग अपोजिशन वोटर्स में आम आदमी पार्टी को मिल रही है। हिमाचल में उसको कम ट्रैक्शन है, लेकिन गुजरात में जबरदस्त ट्रैक्शन है। अब इस ट्रैक्शन को अरविंद केजरीवाल अगले लेवल तक ले जाकर के निर्णायक ट्रैक्शन तक पहुंचाते हैं, जहां पर ये वोट अब सीटों में कन्वर्ट हो सके उनके लिए, तो वो देखने की बारी होगी। तो ट्रैकर पे जरूर निगाह रखे। और रोमाना, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि एबीपी का ट्रैकर रोज के रोज, हफ्ते के हफ्ते जब हम देखते हैं तो आपको न तो एग्जिट पोल में कोई ऐसी चौंकाने वाली बात सुनाई देती है, न नतीजों में कोई चौंकाने वाली बात सुनाई देती है, क्योंकि एबीपी के जो दर्शक हैं उनको वो आंकड़े और वो रिजल्ट ऑलमोस्ट 6 महीने से सुनाई दे रहे होते हैं। इसके तो मुबारकबाद सर आपको दी जानी चाहिए ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके का काम आपके लोग करते हैं और जिस तरीके से सटीक आंकड़े वो जुटा कर लेकर आते हैं, लेकिन रोमाना एक बात उसमें ये भी है कि जब हम ये बोलते हैं कि हम सी वोटर से हैं और हम एबीपी के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो एबीपी की भी जो लोकप्रियता और जो विश्वसनीयता है उसमें लोग पूछते हैं कि ये कार्यक्रम कब आएगा, हम कब देखेंगे। मतलब उनको ये पूरी उम्मीद होती है। और आप देखती हैं कि देश के मूड और हम लोग जो हर हफ्ते करते रहते हैं, तो लोग बढ़ चढ़ के जवाब देते हैं, खुल के जवाब देते हैं, सबको अच्छा लगता है। बल्कि दिक्कत उल्टी हो जाती है माना, लोग इतने ज्यादा प्यार से और इतनी लंबी बातें करते हैं कि हमको इंटरव्यू उनका खत्म करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये सर दिक्कत आपकी और मेरे साथ भी है सर। अभी भी हमने इतनी लंबी बातें की हैं कि अब वक्त कह रहा है कि बस अब इतना ही समय आज के लिए। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये शानदार सी वोटर और एबीपी की जो जुगलबंदी है वो इसी तरीके से चलती रहे, ताकि दर्शकों को चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही जो जनता का मूड है, जो वोटर का मिजाज है, वो समझ आता रहे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और साथ ही एबीपी न्यूज पर हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।